न अबला हूँ न बेचारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। आ जाऊं अपने पे तो मैं सब पे भारी हूँ। नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का फिर स्वागत है संवाद के इस रोचक अंक में, जिसमें आज हमारे साथ हैं पूर्वांचल की बेटी और उत्तराखंड की बुलंद आवाज रंजीता झा जी। आज हम उनके साथ संवाद में उनके विचारों को जानेंगे, जो एक संस्था भी चलाती हैं, संकल्प ट्रस्ट। उसके अलावा अनेक राजनीतिक दायित्वों पर भी बनी हुई हैं। तो कैसे एक महिला शक्ति जो एक बीड़ा उठाती है समाज में नया बदलाव लाने का, उसके बारे में हम उनसे जानेंगे। और कैसे क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या उनके मन के भाव हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, कैसे वो इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी रखती हैं, और कैसे वो समाज सेवा के कार्यों को करते हुए अपने डेली रोजमर्रा के कार्यों को भी व्यवस्थित करते हैं, उसके बारे में उनसे जानेंगे। रंजीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे आग्रह को स्वागत को स्वीकार करने के लिए और संवाद के लिए समय निकालने के लिए। जी, आपको नमस्कार। और हमारे इस संवाद को सुनने वाले हमारे सारे प्रियजनों को और शुभचिंतकों को मेरा सादर नमस्कार। तो शुरुआत में ऐसे करना चाहूंगा कि आप आपके विषय में बताएं, आपका थोड़ा सा परिचय हो जाए। जी, मैं रंजीता झा, और अभी जो वर्तमान मेरी दायित्व है भाजपा में, वो जिला मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा से हूँ। और मेरी एक ट्रस्ट है संकल्प सेवा परमो धर्म के नाम से। मैं उसकी फाउंडर हूँ। और पूर्वांचल उत्थान संस्था के महिला विंग की मैं अध्यक्षा हूँ, और एमएसएमई की उत्तराखंड की डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत। तो इतने सारे दायित्व, उसके साथ एक गृहिणी भी हैं, जी, उसके परिवार के लिए दायित्व, भारतीय जनता पार्टी का दायित्व, जी पूर्वांचल समाज, एक ट्रस्ट। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी बास्केट तो पूरी भरी हुई है। तो इन सब चीजों को आप कैसे, मतलब एक साथ, ये आज का संवाद कार्यक्रम तो रोचक होने वाला है उन महिलाओं के लिए जो जी सिर्फ बच्चों में ही फंसी हैं। तो उस समय नहीं है, एक समय तो आप, समय की सीमा तो आपके साथ भी उतनी ही है, वही 24 घंटे सबके पास है। तो आप इन सब चीजों को कैसे मैनेज करते हैं, पहले इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, उसके बाद ट्रस्ट पे आएंगे, उसके बाद में विस्तार पूर्वक। आज थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आज बहुत कुछ है जो हमें जानना है आपसे। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि महिला की शक्ति अपरंपार होती है। मातृशक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो भी चाहे वो कर सकती है। जरूरत है कि अपनी अंदर की जो शक्ति है उसको जागरूक करने की, उसको उभारने की, और समाज में अपना योगदान देने की। तो क्या तो आप इसी स्कूली जीवन से ही इन सब चीजों में जुड़ी रही है, या बाद में ये भाव कहाँ से आया? जी, स्कूल से तो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन इस विषय पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी सामाजिक विचारधारा है, वो इसकी शुरुआत जो है हमें अपने परिवार से मिलती है। हमारे परिवार की जो विचारधारा है, हमारे माता पिता की जो विचारधारा है, तो उससे उसका हम हमारे ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। तो मेरे परिवार में मेरे माता पिता का भी काफी पारिवारिक और सामाजिक योगदान रहा है। और बचपन से मैं देखती रहती थी कि मेरी माँ और मेरे पापा जो है परिवार को कैसे संगठित रखते हैं, परिवार के दुख सुख में कैसे खड़े होते हैं, और समाज में जब भी जरूरत पड़ती थी, तो चाहे वो उनके साथ कुछ भी परिस्थिति हो, मान लीजिए कि हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई अगर कुछ सहायता के लिए हमारे घर में आते थे, तो मेरी माँ एकदम से तैयार हो जाती थी। मतलब जो है जी, उसमें से देना हाँ, है, मतलब। कि नहीं नहीं ठीक है, हम कर देंगे। तो बाद में मैं एक सवाल करती थी अपनी माँ से कि हमें तो आप कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ। हमारे अभी ऐसी परिस्थिति, आर्थिक तंगी चल रही है, और कोई आपसे मदद करने आता है तो आप एकदम से तैयार हो जाते हो। तो वो समझाती थी बचपन में, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता था इन चीजों को। तो हमें वो समझाती थी कि बेटा ऐसा है कि बाहर से जब कोई व्यक्ति आपसे मदद के लिए आता मदद है, की अपेक्षा के लिए आता है। मदद की अपेक्षा से उम्मीद लेकर के आता है, तो उसको निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उम्मीद से आए हैं। और बिल्कुल सही अगर बात हम है। उसको मना कर देंगे तो अगली बार उन्हें लगेगा कि नहीं, यहाँ से तो मदद नहीं मिलेगी हाँ, हमें। जैसे हम जी पढ़ते भी हैं कि आपके पास कोई भी व्यक्ति जी 3 परिस्थितियों में आता है, जी या जी, तो भाव से, भाव से, या अभाव से, या बस,
या प्रभाव से। या प्रभाव से। तो हमारा दायित्व है कि हम तीनों परिस्थितियों को समझते हुए निस्वार्थ भाव से हम उसकी सेवा जितनी हम कर सकते हैं। तो ये माता जी का ही गुण था जो आपके अंदर आया कि जी हमें जो हमसे बन पड़ता है वो हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे माँ का ही दिया हुआ ये संस्कार है मेरे अंदर, जो कि आज मैं अपने सामाजिक दायित्व को का निर्वहन कर पा रही हूँ। और शादी के बाद जो एक हमारा दूसरा घर होता है, एक तो जन्मदाता का घर, जन्मदाता का। और फिर जब शादी के बाद हम अपने परिवार पति से जुड़ते हैं, उनके परिवार से जुड़ते हैं, अपने माता पिता से जुड़ते हैं, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल रहा। ऐसा ही माहौल। जी, हमारे फादर इन लॉ जो है काफी सामाजिक हैं, और दुर्भाग्यवश मैं अपनी सासू माँ से नहीं मिल पाई। शादी से पहले ही वो ईश्वर उनका की शरण देहांत में हो चली गया। गई थी। तो लेकिन शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो उनका जो मुझे फीडबैक मिलता था सबसे, जब वो आके कहती थी कि आपकी सासू माँ बहुत स्ट्रांग थी, बहुत सामाजिक थी, वो मतलब ना शब्द ही नहीं था उनके जुबान हाँ, पे। तो जो चीज जी आप अपने मायके से लेके आए थे जी जी वही जी, चीज आपको ससुराल में भी मिली। ससुराल में भी मिला तो उसको और बढ़ावा मिल गया कि आपको और सामाजिक बढ़ावा मिल सेवा गया। की तरफ। तो तो फिर मेरी संकल्प इंस्पिरेशन। जी एक फाउंडेशन बनाना। जी अभी जी, संकल्प फाउंडेशन है या ट्रस्ट है? पहले हमने संकल्प संस्था की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ निर्माण कार्य हमें करने हैं आगे चल करके, तो उसमें जो नॉर्म्स होते हैं वो ट्रस्ट में हो सकते थे। ओके। तो एक्चुअली तो इसलिए हमने इसको डाइवर्ट कन्वर्ट किया कितना समय पहले ट्रस्ट आपने में। संकल्प की स्थापना की? ये 8 मार्च 2024 को। 2024। कितनी जी, महिलाओं के साथ आपने संकल्प की स्थापना की थी उस टाइम? हमने उस टाइम तो ज्यादा नहीं थी, 20-25 महिलाओं को लेकर के हमने आज शुरुआत की संकल्प थी। के साथ कितनी महिलाएं हैं? आज लगभग हमारे साथ करीब 2000-2500 दो महिला, ढाई हजार महिलाएं। जी जी, अरे वाह, जुड़ चुकी हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी तो महिलाओं को इससे अच्छा क्या है, मतलब ये उनकी अध्यक्षा भी महिला है, क्योंकि आपके पास विजन है। जी आपके पास विजन है इसलिए वो लोग आपसे जुड़े कि चार जी जी पांच महिलाओं से शुरू होने वाला संकल्प फाउंडेशन आज ट्रस्ट रूप में आ रहा है। जी जी। एक्चुअली हमारी टीम जो है, संकल्प की टीम है, संकल्प की टीम में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। हम्म, और ये जो टीम है वो एक परिवार की तरह है। परिवार की तरह है। हम ये मान के नहीं चलते कि ट्रस्ट के ये पद के अनुसार हम नहीं चलते। कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये मान करके बिल्कुल मत चलिए कि रंजीता जा अध्यक्षा है हमारी। सबकी है संकल्प। ये संकल्प सबकी है। बहुत प्यारा। जितने भी लोग, जैसे 2-2.5 हजार हमारे अभी सदस्य हैं, पदाधिकारियों को लेकर के, तो 2-2.5 हजार लोग का संकल्प है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबका उत्तराखंड का संकल्प है, पूरे देश का संकल्प है। तो हम इस विजन से काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मुख्य रूप से 4 विजन है। हम्म, पहला विजन है तो हम महिला सशक्तिकरण पे है, बिल्कुल। महिला बाल विकास को लेकर के पहला विजन है। इसमें हम महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देते हैं, शिक्षा संबंधी जानकारियां देते हैं, यानी कि ये पूर्णतः महिला बाल विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य और रोजगार और शिक्षा संबंधी ये हमारा पहला विजन है। दूसरा विजन है हमारा आध्यात्मिक जो भी कार्य होते हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है। इसके अंतर्गत हम कोई धार्मिक स्थल का निर्माण करते हैं, धार्मिक कार्यों में हम संलग्न रहते हैं, जैसे कोई कथा, अच्छा राम कथा कराना या भागवत कराना, और गंगा सफाई तो वगैरह कथाओं करवाना। कथाओं में संकल्प ट्रस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? कोई अ, कथा है तो उसमें आप किस तरह से सहयोग करते हैं? कथा में हम लोग, जितने भी हमारी पूरी टीम है, वो स्वेच्छापूर्ण अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और हम ऐसे प्रबुद्ध लोगों से सहायता लेते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट से सहायता लेते हैं, उनसे उनको अपनी बात रखते हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और अपने बच्चों को एक अच्छे धार्मिक शिक्षा देनी है। तो इस तरह के कथा का आयोजन हमारे बहुत समाज में जरूरी है, ताकि इसके माध्यम से हमारे बच्चों को एक संस्कार मिले, मिले। और हाँ, उन्हें उन्हें धार्मिक ज्ञान हो कि हमारे जो इतिहास में
हमारे रामायण और महाभारत से लेकर के बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आजकल क्या है, बच्चे उस तरफ नहीं ज्यादा ध्यान दे आप पाते मैं हैं। तो मैं देखता हूँ कि आपके साथ आपकी संस्था में संत समाज भी काफी जुड़ा हुआ है। जी जी जी। तो यही है कि आप संत समाज के साथ में मतलब सनातन रूप में संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी, सनातन रूप में हमारा देश जो है, देखिए हिंदू का देश है। हम्म, भारत देश शुरू से ही वैदिक संस्कृति का वैदिक हमारा देश। संस्कृति का देश है और हिंदुओं का देश रहा है। बिल्कुल। ये तो दुर्भाग्यवश हमारे ऊपर देश पर पहले अंग्रेजों ने शासन किया, हम्म फिर मुगलों ने शासन किया। हम्म। तो मुगल शासक ने भी पूरा इस देश को पूरा चेंज कर दिया। मुगल कहीं साम्राज्य ने क्या किया, मुगल साम्राज्य ने हमारी जो वैदिक धरोहर थी उनके साथ बहुत छेड़छाड़ किया। जी जी और जी, मुगल साम्राज्य का जो समय था वो अंग्रेजों से के समय से भी बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था। तो वो उतना बदल दिया हम्म, कि आज की डेट में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा हीरो औरंगजेब है। जी। एक राजनीतिक एजेंडे से, हम्म, आजादी मिलने के बाद एक राजनीतिक एजेंडे से हमारे जो पैटर्न है ना पढ़ाई का हम्म, उसको इतना बदल दिया गया कि वहां पे जो बाबर है, जो हुमायूं है, जो औरंगजेब है, हम्म, वो हीरोज हैं। बिल्कुल। और जो असली हीरोज है उनको दबा दिया गया। जी तो ठीक है, आज आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। जी जी तो अच्छा है कि आज आप लोगों की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से चीजें सामने आ रही हैं, जी चीजें जी बदल रही हैं। जी जी। तो जैसे अब ये संगठन आप चला रहे थे तो आपका हम्म, फिर चलाते चलाते राजनीति की तरफ कैसे आना हुआ, कैसे भारतीय जनता पार्टी में आपका आना हुआ फिर इसमें? एक्चुअली क्या था कि हमने 2007 में अपना निवास देवनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 12 में बनाया। तो वो अंडर डेवलप कॉलोनी थी। वहाँ पे कई समस्याएं निरंतर आती रहती थी। आए दिन कुछ ना कुछ, नाली में पानी भरना, रोड पे पानी भरना, लाइट का नहीं रहना, आपस में कॉलोनी में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था। तो हमने एक समिति गठन किया, देवनगर विकास समिति, ओके। जिसमें मेरे हस्बैंड श्री संतोष झा जी भी जुड़े, मैं भी जुड़ी। तो चूंकि ये अपने बिजनेस में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते थे। तो मैं तो आपकी बात बीच में रोकूंगा, जी भाई जी साहब का अगर नाम आ गया है जी जी। तो आपके हस्बैंड का क्या योगदान रहता है आपके साथ इन संगठन में और इन सब कार्यों में? आपको उनका कितना सहयोग मिल पाता है, क्योंकि वो तो एक व्यवसायी है। मैं यही कहूंगी कि आज मैं जो भी हूँ तो उनके प्रोत्साहन से हूँ। और हमेशा हाँ, अभी फुल टाइम प्रोत्साहन, चाहे घर हो बाहर हो कहीं भी हो। एक कहते हैं ना कि हर इंसान के पीछे एक औरत का होता है उनकी उपलब्धि का कारण। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ ऐसा है कि मेरे पति और मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है मुझे आगे देखिए, संघर्ष जब करने में। तक पति का योगदान नहीं होगा, जब तक हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ हम्म, सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा तो कुछ भी नहीं कर सकता है। महिला के लिए छोड़ो, एक पुरुष के लिए भी थोड़ा सा असंभव प्रतीत होता है जी जी चीजें पैटर्न से अलग हट के करना। जी जी। तो सहयोग हमेशा जरूरी है। अभी एक दो पॉडकास्ट के पहले हमारे साथ संगीता राणा जी आई थी, तो उस हम्म टाइम पे भी हमने बात किया था। तो मैंने उस टाइम बात तो हमने उस टाइम बोला था कि बैकबोन। तो हम्म सेम वही चीज मैं दोहराऊंगा कि आज आपने भी बोला है। तो जी, जहाजी आपके साथ बैकबोन की, आपकी बैकबोन है। बिल्कुल बैकबोन है। तो और कोई भी महिला जो कि समाज में अच्छा काम कर रही है, उनकी अपनी पहचान बना रही है, तो उसके पीछे ऑब्वियसली उनका, उनके परिवार का हाथ होता ही है। मोटिवेशन और डिमोटिवेशन दोनों सबसे पहले घर से मिलता है। घर से मिलती है। जब महिला पहली बार कहती है कि मैं हम्म ये करने जा रही हूँ, मुझे ये करना है, हम्म तो आपसे होगा या नहीं होगा वो एक बाद का विषय है। हम्म, और जब कोई लाइफ पार्टनर आपका बोलता है कि यू हैव टू ट्राई, आपको करना चाहिए, जी जी तो आप कर सकते हो, तो वहां से चीजें बदल जाती हैं जी। कि आप कर सकते हो। तो आपको पहला मोटिवेशन घर से ही मिलता है। घर से मिलता है। तो वापस आप आपकी बात पे देव उत्थान जो आपने बनाई है जी, देवनगर विकास समिति। ठीक है। तो वहां से मेरी छोटी मोटी सामाजिक कार्यों से मेरी शुरुआत हुई। और 2018 में जब हमारी नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर की गठन हुई, हम्म तो उसके बाद हम कई सारे रोड का प्रस्ताव लेकर के, हाई मास्ट लाइट का प्रस्ताव लेके, स्ट्रीट लाइट हो या फिर जन्म मृत्यु का पंजीकरण हो, ऐसे कार्यों को लेकर के मैं देवनगर विकास समिति के साथ नगर पालिका जाने लगी। ठीक है। वहाँ पे हमारी मुलाकात श्री राजीव शर्मा जी अध्यक्ष
से हुई, तो उन्होंने कहीं नोटिस किया होगा कि ये महिला हर तीसरे दिन पहुंच जाती है कोई ना कोई काम को लेकर के अपने कोई ना क्षेत्र कोई के, जन समस्या जी, लेके। क्षेत्र के विकास के लिए इतना संघर्ष कर रही हैं। तो उन्होंने कहा आप हमारी टीम से जुड़िए। तो चूंकि मुझे काम कराना था, अपने क्षेत्र का विकास करना था, वैसे मैं राजनीति से काफी दूर रहना चाहती थी कई हमेशा से। विषयों पे राजनीति जरूरी जी हो जाती है जब जी हमें जी कोई जी काम जी कराना है। अब आप अपने संगठन के साथ आपको वहां जाना है, तो कई बार क्या हो जाता है कि अगर आपको मौका मिले कि उसी संगठन का हिस्सा बन जाओ, तो आपका कहीं ना कहीं मन में ये भाव रहा होगा कि यहाँ आने से ये चीजें मेरे लिए कराना आसान हो जाएगा। जी तो ये जी जी जनमानस के प्रति आपका जो प्रेम और समाज सेवा को लेकर जो आपका जो लगाव है, वही दर्शाता है कि आपने वो फिर राजनीति में जाने का जी। निर्णय लिया। तो चूंकि हमने वो टीम ज्वाइन कर ली, तो फिर क्या होता था कि पार्टी का कार्यक्रम निरंतर चलता ही रहता है, तो उसमें मुझे वो सादर आमंत्रित करते थे हर कार्यक्रम में, और मुझे ये लगता था कि मैं उनके कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी तो मेरे क्षेत्र का काम कहीं ना कहीं रुक बाधित हो जाएगा, जाएगा। बाधित हो जाएगा। तो मुझे फिर कार्यक्रम में जाना शुरू हो गया मेरा, और फिर पार्टी के लोगों से भी फिर परिचय होने लगे। काफी लोगों ने फिर मेरे को कहा कि आप सामाजिक कार्यों में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हो, और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी आप योगदान देती हो, प्रतिभा करती हो, तो आप पद क्यों नहीं लेते हो। और ठीक उसी टाइम हमारे संगठन का चुनाव चल रहा की बात शुरू हो गई थी। तो ये 2022 की बात है। 22 की बात। तो फिर सबने, कई शुभचिंतकों ने कहा कि आपको पद लेना चाहिए, और उन्हीं शुभचिंतकों में से सबसे पहला नाम आशीष झा जी का है, जो अभी लोकसभा संयोजक हैं और काफी पदों पे रह चुके हैं। और उन्होंने काफी मेरे को मोटिवेट किया और काफी सहयोग किया है कि नहीं, आपको महिला मोर्चा 2022 का जो चुनाव होगा उसमें आपको अपना आवेदन करना है। तो फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, ठीक है, अगर हमें समाज में कुछ अच्छा करना है। और कहीं ना कहीं मैं 2014 में जब मोदी जी आए पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में, तो मैं उनके स्पीच को सुनती थी, उनके विचारों से उनके आप कहीं ना कहीं विचारों को प्रभावित थे सुनती आप। थी, तो मैं काफी प्रभावित हुई उनसे। और मुझे लगने लगा कि इतनी भी खराब राजनीति नहीं होती, राजनीतिक क्षेत्र कई अच्छे लोग हैं जो कि देश को एक अच्छे मुकाम पे ले जा सकते हैं अच्छे अपने कार्यों से। मैं किसी नाम तो मेरे को याद नहीं है, किसी राजनीतिक का मैं एक दिन वीडियो कमेंट देख रहा था। वो बोला, हम बाहर से बैठ के राजनीति पे चर्चा करते हैं, आज का युवा राजनीति को खराब बता के अगर उसको उससे अलग हो जाएगा तो राजनीति में बुरे लोग आते रहेंगे। जी जी। तो जब हम बात करते हैं कि राजनीति का स्तर अच्छा हो, तो युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो राजनीति में आए। बिल्कुल। अब अच्छे लोग आएंगे नहीं तो फिर बुरे लोग आएंगे। बुरे लोग आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास युवाओं का बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। तो जैसे आप मोदी जी की स्पीच से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आपने आने का फैसला लिया, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से और मोदी जी के अथक प्रयासों से हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, विकास की एक अविरल गंगा बह रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कोई माने या नहीं माने, जो डेवलपमेंट्स जो चीजें हो रही हैं वो सबके सामने है। तो दोनों चीज है कि आप उनसे प्रभावित होकर राजनीति में आए, तो फिर आपने फिर कौन सा दायित्व संभाला 2022 में? 2022 के लास्ट में, मतलब लगभग 23 आ ही चुकी थी, तो 23 के दिसंबर में शायद हमारी घोषणा हुई महिला मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी के पद पे। इसमें काफी योगदान हमारे श्री आशीष झा जी का रहा, और हमारे जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी जी का रहा, और जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष चुन के आई थी अनामिका शर्मा जी, उन्होंने पहली बार मेरी उनसे मीटिंग हुई थी मेरी घोषणा से पहले, श्री आशीष कुमार झा जी के कहने पे कि आप एक बार उनसे, रंजीता जी से मिलिए, आपको अच्छे, बहुत अच्छी है वो, आपको अच्छी लगेंगी, तो फिर आप मिल के बताना कि आपको रखना है या नहीं, मतलब आपको कार्यकारिणी में आप अगर रखेंगी तो आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा आगे काम करने में। कोई तो होता ही है जो हमें मोटिवेट करके आगे लेके जाता है। फिर अनामिका जी मिली मेरे से, और मिलने के बाद 2-3 महीने के बाद ये घोषणा हुई थी कार्यकारिणी की। तो उस बीच में मैंने काफी सारे कार्यक्रम उनके साथ किए, 3-4, जिसमें कि सुषमा स्वराज पुरस्कार बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारा रहा,
और उसका पूरा मैं ही सह संयोजक रही, सॉरी। और मैंने काफी अच्छा प्रोग्राम करके दिया उनको, तो मेरे से वो काफी प्रभावित हुए। प्रभावित हो गए। और उन्होंने काफी मेरे लिए फाइट की, क्योंकि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व रहते हैं ना, तो काफी सारी चीजें देखते हैं कि पूर्व में इनका क्या पद रहा है, कितने लोग इनके सपोर्ट में हैं। तो चूंकि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने पद लेने की कभी कोशिश नहीं की थी। अब सामाजिक कार्यों में भी अपने क्षेत्र के विकास पे मैं ज्यादा ध्यान देती थी। तो इस तरह से उन्होंने काफी फाइट की अनामिका जी के लिए। मैं थैंकफुल हूँ अनामिका जी का, कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। और उसके बाद फिर तो सब कुछ है सामने आपके। यही तो होता है, एक बेल को एक सहारे की आवश्यकता है। एक बार जी जी स्टार्ट हो जाए फिर तो आप, क्योंकि क्या हो ना, आपके अंदर भर भर के योग्यता हो, जी अगर आप उसका प्रदर्शन ही नहीं कर पाओगे, आपको वो मंच ही प्रदान नहीं होगा, जी, तो कोई लाभ नहीं है कोई लाभ योग्यता नहीं। होने का। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति में भी एक गुरु की आवश्यकता हो। आशीष कुमार झा जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, जी तो वो आपको आगे लेके आए, फिर आपको इसी क्रम में आपको जोड़ते चले गए, जी तो इसीलिए आप उसको कर पाए। क्योंकि जी जी देखो क्या है, सोच आपकी वहां पे भी अच्छी थी हम्म, कि अपने संगठन के साथ जुड़ जाओ तो हम हम्म, अच्छा कर पाएंगे। तो अभी तक जितनी भी सोच मैं देख पा रहा हूँ कि जनमानस के कल्याण हेतु ही है। जी पूर्वांचल बहुत मात्रा में है यहाँ पे, हम्म, पूर्वांचल समाज। जी और एक जब हम बात करते हैं पूर्वांचल समाज की बेटी, हम्म। तो पूर्वांचल समाज के लिए आपका क्या योगदान रहा? पूर्वांचल समाज के लिए मैं क्या योगदान करूंगी? पूर्वांचल समाज मेरे लिए एक बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि आप अगर इतिहास भी पलट के देखेंगे कि पूर्वांचल से काफी अच्छे ज्ञानी लोग आए हैं, जिन्होंने समाज को और देश को आगे बढ़ाया है। और उत्तराखंड में भी, हम जब से उत्तराखंड के निवासी हैं, तब से तो हम उत्तराखंड के लिए समर्पित हैं। चूंकि यहाँ पे 35% से भी ज्यादा यहाँ पे पूर्वांचल के लोग रहते हैं, तो एक हमारे एक बहुत बड़ी आबादी होने के कारण आपसी सामंजस्य हमारा अच्छे से बन जाता है। बन जाता है। और कोई भी सामाजिक कार्य हेतु जब हम पूर्वांचल को संगठित करते हैं, तो एक वो पूर्वांचल का जो हमारे परिचय होता है, वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है कि हम पूर्वांचल है। हमारी बहन रंजीता झा, तो नहीं, मैं भी इनको अभी ऐसे तो, जब आपका छठ पूजा का आयोजन होता है हम्म, उस समय देखता हूँ भव्यता, नहर किनारे एक घाट का निर्माण हुआ, तो जी वो एक बहुत अच्छी चीज हुई है। जी जी क्योंकि जब हम शुरुआत की बात करते हैं आज से 20 साल पहले जाके, तो वहां पे कुछ भी नहीं था। हम्म, तो उस टाइम भी पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ पे रहते थे, पूजा पाठ करते थे, छठ पूजा में जाते थे। जी पर जी अभी वो भव्यता और दिव्यता देखो कितना अच्छा, उसमें आपका क्या योगदान रहा? जी जी। तो इसी परिचय के कारण ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्वांचल होने के नाते जब मैं सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रही थी, तो हमारे जो भाई बहन है पूर्वांचल के, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं रंजीता जी हमारे इस कुछ कार्य में मदद कर सकती हैं। तो उन्होंने एक विषय रखा कि छठ घाट का निर्माण, जो भादराबाद पे करीब हमारे 2 लाख माताओं बहनों की भीड़ होती है। बिल्कुल। और हमारे लोक आस्था का महापर्व माना महापर्व। जाता है छठ पर्व। तो कई माताओं ने मेरे से आग्रह किया कि आप इतना कुछ कर रही हैं, तो इसके लिए हमारी बातों को रखिए आगे। हम आप अपने पार्टी के माध्यम से या सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं उनके माध्यम से। तो मैंने अपने कई कार्यक्रमों में और ज्ञापन भी दिया कि हम पूर्वांचल वासियों के लिए, माता बहनों के लिए छठ घाट का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे 2 लाख हमारी माताएं पर्व करती हैं, और काफी सारी समस्याएं वहाँ पे उत्पन्न होती हैं। कच्चा होने के कारण कोई दुर्घटना होने का भी दुर्घटना खतरा हो बना जाती रहता थी, था। पानी में गिरना हो जाता था, और ठीक ढंग से खड़े नहीं होने के कारण वो ढंग से अपना वो पूजा ढलान भी भी नहीं बहुत कर पा ज्यादा रहे था, थे, उस ढलान टाइम भी पे कुछ बहुत नहीं था, ढलान भी बहुत ज्यादा था। बहुत समस्या थी। समस्या तो और थी। आबादी इतनी ज्यादा है पूर्वांचल वासियों की कि एक ही घाट पे जा करके सबको पूजा करना संभव नहीं हो संभव नहीं पाता है। होगा। तो जो क्षेत्र के अनुसार होते हैं, जैसे हमारे भादराबाद घाट के आसपास जितनी भी कॉलोनियां हैं, तो उनके लिए वही सुटेबल जगह है, और उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि गंगा जी पे जाएंगे तो काफी टाइम लग हाँ जाता है, वहां हाँ, पे दूर भी जाना पड़ तो जाता है दूर उसमें। पड़ जाता है। प्रक्रिया भी ऐसी है कि पैदल जाना होता है उसमें। और हरिद्वार में जब आप देखेंगे छठ पूजा का क्या माहौल रहता है, मतलब हर घाट पे आपको उतनी भीड़ हाँ दिखेगी। बिल्कुल, भव्यता और जी, दिव्यता मतलब भव्यता और देखने लायक दिव्यता। होती है, उसमें तो कोई संशय ही तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विषय था कि छठ घाट का निर्माण। फिर मैंने हर जगह जगह जाकर के अपने कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञापन दिए सरकार को भी। तो उसी क्रम में हमने माननीय विधायक रवि बहादुर जी को आमंत्रित किए थे पूर्वांचल की ओर से। हम्म। तो उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं रंजीता जी, आपके मैंने इस बात को नोट कर लिया हूँ और ये जरूर होगा ये कार्य। तो उसके बाद उन्होंने वो छठ घाट का निर्माण भी किया है 25 मीटर का। और मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ सारे पूर्वांचल वासियों की तरफ से कि छठ घाट का निर्माण हुआ। आगे भी अब और निर्माण होंगे किसी न बहुत किसी बहुत माध्यम से। बहुत बहुत सुंदर, यही है, ये छठ माई की कृपा है आप पे कि जी आज रंजीता झा एक छोटा मोटा नहीं, एक जाना पहचाना नाम है। और जो अपने समाज के लिए और जो अपने संगठन समाज और सबको एक साथ लेके चलने में, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है। मैंने भी आपका काम देखा है। अभी शिवालिक नगर नगर पालिका के चुनावों में भी मैंने आपकी भागीदारी देखी है कि किस कर्मठता से आप उसमें निरंतर लगे रहे। तो इसी क्रम में उसको भी, उस पे थोड़ी सी अच्छा। बात हो जाए, जी क्योंकि जी 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 उसमें बिल्कुल। उसमें बात करते करते मुझे कुछ और भी पूछना है। जी कुछ जी। ऐसी चीजें मुझे जाननी है, क्योंकि हम्म क्या कुछ भ्रम है जो फैला है, हम्म उससे लेके मैं भी थोड़ा आहत हुआ। मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है। एक ओछी राजनीति और एक घटियापन, हम्म, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम अच्छी चीजों से बात कर लें, जी जी। कि अच्छी चीजें बात कर लें कि आप लोगों के प्रयास और आपकी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के प्रयासों से, क्योंकि टीम का ही प्रयास फलीभूत होता है, अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको विधानसभा, ये अपना शिवालिक नगर पालिका का वापस से अध्यक्ष आपकी पार्टी के बने, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, उसमें क्या आपकी भागीदारी और योगदान रहा है? हाँ, मैं आपको ये बताते चलूं कि मैं खुद भी आवेदन की थी नगर पालिका की अध्यक्षता हाँ के मुझे लिए। माफ करिएगा, जी मैं जी ये जी चीज भूल गया। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आपका भी आवेदन था, जी जी तो उसमें संगठन का क्या विचार, या ऐसा हुआ कि सीट महिला नहीं थी? जी। पहले से अनुमान था कि ये सीट महिला की होने वाली है और इसलिए मैं आवेदन भी की थी। और सीट जब फिक्स हो गई कि ये अनारक्षित है, तो चूंकि मैं आवेदन पहले कर चुकी थी, हम्म। तो अनारक्षित होने के बावजूद भी कई लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, जब आपने आवेदन कर ही दिया है तो आपको पीछे नहीं हटना, बैक नहीं लेना चाहिए। ठीक है। कोई बात नहीं, आप पार्टी जो निर्णय लेगी आप उनके साथ रहेंगे। और मेरा खुद का भी मानना था कि कोई बात नहीं, किसी को भी टिकट मिले, मैं ये ना, पार्टी के ये साथ हूँ। देखो, अब यहाँ पे संगठन के प्रति आपका समर्पण, मोस्टली टाइम में देखा जाता है कि हम जब अपेक्षा करते हैं या दावेदारी करते हैं कि ये पद के लिए, और पार्टी हमें टिकट्स नहीं देती है, तो हम क्या करते हैं, निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। जी हम संगठन को उस टाइम छोड़ देते हैं, अरे नहीं मतलब हम तो निर्दलीय लड़ेंगे, ये कर लेते। पर आपके मन में देखो, संगठन के प्रति जो भाव था, आपने फिर बोला कि जो जिसको मिला है ठीक है, अब उसके पीछे रहेंगे। हम्म तो वो एक भाव जो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर देखता हूँ ना, कि अपना वो इमिडिएटली चेंज कर देते हैं, वो कि अगर मुझे चाहिए, मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है, अपना प्रत्याशी कमल का फूल। जी तो बिल्कुल। उस भाव मैं से आपने फिर उनके साथ पूरा। जी उस भाव से कई लोगों ने जो मेरे प्रति काफी भावना अपनी अच्छी रखते हैं, या उनको ऐसा लगता था कि कोई प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्वांचल की आए, तो ऐसे लोगों ने मुझे काफी पुश भी किया कि आप निर्दलीय खड़ी हो जाइए, हम 100% आपको जिता के देंगे। लेकिन मैं पार्टी के लिए बिल्कुल समर्पित हूँ। और श्री राजीव शर्मा जी, चूंकि आपको बताए सारी कहानी में कि वो मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, तो मैं उनको पूरे तन मन धन से मैं समर्पित रही उनके पार्टी उनकी जीत के लिए। और मैंने सबसे यही कहा कि हमें फूल को जिताना, कमल के फूल को जिताना है, हमें ये नहीं देखना है कि कैंडिडेट कौन है। ठीक है। और चूंकि मैं उनके लिए काफी अच्छे भाव रखती हूँ, वो मेरे, तो मैं संगठन में राजनीतिक। आने का निमंत्रण भी जी आपको उनसे मिला, और एक जी जी बहुत जी बड़ी बात है कि जी आप जी उनको आज अपना राजनीतिक गुरु बोल रही हैं, राजनीतिक तो ये गुरु। एक छोटी बात नहीं है जी
कि संगठन में आने का निमंत्रण भी तो उन्होंने ही दिया था। तो जो पार्टी ने दिया, जिसको दायित्व दिया, ठीक है, पार्टी जिसके साथ है, हम तो पार्टी के साथ हैं। हाँ, तो मैं अपने समर्पित भाव से कार्य करती रहूंगी। जब भी पार्टी को लगेगा कि नहीं अब इन्हें टिकट देना चाहिए या आगे किसी भी पद पे, तो मैं उनके अनुसार ही काम करूंगी आगे यही भी। यही भाव है जो अन्य संगठनों से इस संगठन को कुछ अलग करता है। मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई ऐसा साहूकार भी नहीं है। बट जब हम बात करते हैं कि ये संगठन, क्योंकि सबसे पहला ब्रॉडकास्ट जब हमने किया था तो माननीय आदरणीय देवी सिंह राणा जी, तो जी जी शिवालिक नगर पालिका के उस टाइम पे वो प्रभारी थे। तो जी। हमने पूरे पॉडकास्ट में कहीं भी शिवालिक नगर पालिका का जिक्र ही नहीं किया, हम्म क्योंकि अब हम बात, मैं उनसे प्रभावित था। हम्म। तो क्योंकि जब भी मैं भाई साहब से बात करता था तो वो बात करते थे संगठन की। वो जी। बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी भिन्न है। तो मैं आपको बताते चलूं कि ये पॉडकास्ट वहीं से उत्पन्न हुआ। तो मैं उनको हम्म बोलता था, भाई साहब आप ना ये सब चीजों को एक काम करो, ऑन कैमरा बोलो। क्योंकि हम्म। देखो क्या होता है मैडम, किसी भी चीज को वन टू वन बोलना एक अलग बात है, और उस चीज को कैमरे के सामने बोलना एक बहुत बड़ी बात है। जी जब आप कैमरे के सामने बैठ के राजीव शर्मा जी को अपना राजनीतिक गुरु बोलते हो, तो क्योंकि क्या है, जो आप यहाँ बोल दोगे वो ब्रह्मांड में डल गया, वो 100 साल बाद भी निकलेगा, मैं और आप नहीं रहेंगे, वो तभी भी कोई भी बोलेगा। तो आज रंजीता झा जी ने जो बोला है वो हमेशा के लिए हो जाएगा। जी तो वो एक बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने बोला, भाई साहब आप बोलो, आप हम्म बोलो, संगठन पे बोलो आप। तो भाई हम्म साहब ने बड़े खुले मन से हम्म संघ के बारे में बात की, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात की, कैसे विचारधारा है, कैसे हम्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का निर्माण होता है, कैसे कैसे वो सब चीजें। तो हम्म। मैं भी प्रभावित हुआ। जी जी तो मेरे को लगा कि ठीक है, अब हमें चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी क्रम में देखिए, आप दूसरी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। जी। तो भारतीय जनता पार्टी की आप दूसरी कार्यकर्ता हैं जो आज आके संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी हम्म। बीच में मुख्यमंत्री का रोड शो होता है, जी एक महिला को चोट लग जाती है, जी जी। उसको हाँ, एक आपने अच्छा याद उसको दिलाया। उसको एक विपक्ष एक एजेंडा बना लेता है। विपक्ष नेता बना और लेता मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मदद के लिए शासन और प्रशासन के आदेश का इंतजार ना करते हुए है। जी रंजीता झा जी वहां पहुंचती हैं। जो प्रारंभिक उपचार देना चाहिए वो दिया जाता है। फिर उसके बारे में आप मुझे बताइए, क्या हो, एक वीडियो बहुत चला, हम्म उसको एक राजनीतिक रूप देने का कोशिश किया गया, एक हम्म दुर्घटना, क्यों ये ओछी राजनीति है। एक कार्यकर्ता है, उसको पैर में चोट लगी है, और अब प्रशासन उसका जिम्मेदारी लेने को तैयार है, उसका खर्चा वहन करने को तैयार। एक ओछी मानसिकता वाला व्यक्ति आगे कैमरा ऑन करके बोल देगा, तो वो थोड़ा सा मुझे आप उस पर प्रकाश डालिए। देखिए वैसे तो जनता ना ना समझ है ना बेवकूफ है। उन्हें सब कुछ समझ में आता है कि कौन किस अपने भाव से ये काम कर रहा है। अ, हुआ ये था कि अ, मैं काफी भारी संख्या में महिलाओं को लेकर के मुख्यमंत्री जी की रैली में पहुंची थी। हमारे नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत ही श्री राजीव शर्मा जी के फेवर में मुख्यमंत्री जी की रैली रोड शो निकाली गई थी। तो उसमें रामधाम कॉलोनी से भी काफी भारी संख्या में महिलाएं आई थी। अ, तो चूंकि मैं ही उन महिलाओं को लीड कर रही थी, हम्म। तो मैं, क्या होता है, कभी भी अपने महिलाओं को छोड़ती नहीं है। कोई रोड शो हो, कोई रैली हो, मैं उनके साथ ही चलती हूँ। जिम्मेदारी के भाव जी से। जी, जिम्मेदारी अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। तो अपनी टीम के साथ मैं चल रही थी आगे आगे। लेकिन रोड शो में क्या होता है, कभी आगे कभी पीछे ऐसे हो, चलते ही रहता है। तो रोड शो के अंतिम पड़ाव में वो पूजा नाम की रामधाम की एक महिला है, तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनका कहना है कि थार के साइड से अचानक से धक्का लगा और वो गिर गई, हम्म। और हल्का सा उसके पैर में के नीचे, पहिए के नीचे थोड़ा सा पैर भी आ गया। वो तो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि पूरी तरह से नहीं आया। बहुत अच्छा। नहीं तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन हल्का फुल्का हुआ था। तो चूंकि भीड़, वो रोड शो होती है और हाँ, अंतिम क्षण था अंतिम वो। क्षण। मुख्यमंत्री जी वहां से अपने प्रस्थान करने वाले थे देहरादून के लिए। तो सारे लोग भाग करके जो है ना मुख्यमंत्री जी के पीछे चले गए। अब वो गिर गई, तो गिर गई तो उन्होंने एक दो बार आवाज दी होगी, और उस भागा दौड़ी में किसी ने उनकी आवाज सुनी नहीं। लेकिन वहां पे ही निर्दलीय प्रत्याशी अपना झंडा लेके खड़े हुए थे मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए। तो उन्हें वो एक मौका दिख गया, हम्म। बहुत बड़ा मौका, कि हम्म। एक महिला बीजेपी की रैली की कार्यकर्ता गिरी हुई, उन्होंने झट फटाफट उनको उठाया
और अ, राजा राम मोहन हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फिर मैं अपनी महिला टीम को जो भी आई थी इस रोड शो में, तो मैं उनको अपने निवास स्थल पे सुरक्षित रूप से पहुंचाने का काम कर रही थी कि अपने अपने घर चले जाएं, तो फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म। इसी दौरान एक कॉल आता है कि पूजा जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और राजा राम मोहन हॉस्पिटल में है। मैं फटाफट वहां भागी। वहां गई तो क्या मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो ले पाए क्या? मैं नहीं, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि फोटो भी लेनी है। मैं हाँ तो तो अपनी महिलाओं के साथ देखिए थी। क्या होता है ना, जी। जब मुख्यमंत्री जी आते हैं या कोई बड़ा पद आते तो हमारा क्या रहता है, पूरा फोटो। अब मैं वो भाव जानना चाह रहा था कि आपने फोटो को प्रायोरिटी दी या उस महिला को, तो आप सीधा हॉस्पिटल मेरे लिए तो पहुंचे। प्राथमिकता हमेशा अपनी बहनों की है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जा वहां पे पहुंची तो वो लेटी हुई थी और उस पे थोड़ा बहुत खून निकल रहा था। तो मैं घबरा गई बिल्कुल। मैंने कहा कि ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया? तो बोला नहीं दीदी, पहले वहां पे फीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो मैं जल्दी से रिसेप्शन पे गई और उसके फीस भरे और एक्सरे का भी फीस भरा। उसके बाद मैंने कहा इमीडिएट इसके आप ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। तो जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी वहीं पे थे। मैंने उनका धन्यवाद आभार व्यक्त किया कि बहुत अच्छा किया आपने भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और चूंकि वो महिला थी, वो स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी और उनके घुटने तक चोट थी और पता नहीं बैक में भी चोट का पता नहीं चलता ना कहाँ कहाँ है। तो उनको ट्रीटमेंट शुरू कराना था। तो मैंने कहा कि भैया आप जो कि आप एक पुरुष चले हैं तो हाँ। बाहर बैठना पड़ेगा ना। नहीं, एक चीज है ना, देखिए अब आप, वो आपके आपके साथ आई थी महिला, जी। वो निर्दलीय प्रत्याशी जो भी है वो उठा के उनको वहां पे लेके गए, हम्म। तो उनका तो दायित्व हो गया ना पूर्ण। जी। तो और वो उसके लिए जब मैं धन्यवाद भी धन्यवाद उनको के दिया। साथ आपने जब उनको बोला कि आप एक चले बार जाओ नहीं, तो कई वो, बार धन्यवाद दिया, हाथ जोड़ करके मैं बोली कि आप बैठ जाइए बाहर, क्योंकि ये महिला है, इनके कपड़े उठाए जाएंगे, हाँ हाँ कैसे क्या हाँ। स्थिति में ट्रीटमेंट होगा। उसको तो असल में तो वो उसको मौका समझ रहे थे जी, वो। बस इतना बोलते ही कि अब मैं आ गई हूँ और इनका ट्रीटमेंट सुनना है, आप बाहर बैठी। इतने में वो तो मुद्दा लेके आए थे, क्योंकि आप कौन होती है मुझे बाहर जाने के लिए कहने वाली? मेरी बहन है ये, मैं इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके आया अरे हूँ। बहन है तो क्या मतलब जी। पुरुष रह के वहां पे खड़े रहोगे क्या? जी। तो मैंने वही उनसे सवाल की कि भैया आप ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे, तो मुझे लग रहा है कि 20 मिनट हो गए मेरे आते आते, हाँ, आपने ट्रीटमेंट शुरू क्यों शुरू नहीं क्यों नहीं हुआ करवाया? अभी तक? आपको ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए, वो इतने परेशान है, खून बह रहे हैं। तो इस बात पे वो चुप हो गए। लेकिन वो अपना, उनको तो उस चीज का और तुरंत एकदम से फोन निकाल करके वीडियो भी बनाना शुरू कर दिए। एक मैं महिला का ये अपने आप में एक अपराध है। एक जी महिला जी है, जी जी उसको चोट लगी है, जी। उस टाइम पे तुम उसको ट्रीटमेंट तो क्या ही ट्रीटमेंट कराओगे, भी नहीं होने और दिए उसको उसमें। वीडियो बना रहे हो। जी। इस मामले में तो उन पे उल्टे और कार्रवाई होनी चाहिए। अब करीब लेके 20 आए हो मिनट का तक। मतलब ये नहीं है कि आपको जी। अधिकार मिल गया कि आप उसको कैसे भी शूट करोगे। हम्म। महिला है, लेटी हुई है, कपड़े हम्म। इधर उधर हो जाए, तो हम्म। वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए, और अब हम्म। एक आप महिला के रूप में वहां पे मौजूद हैं और आप उनको बोल रही हैं, तो उसके बाद वो उल्टा आपके साथ ही बदतमीजी हम्म। करने लग गया। तो थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही जाता है कि उसकी परिस्थिति, उसकी स्थिति देख करके ऐसे ही मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा था कि जल्दी से शुरू करे ट्रीटमेंट। और वो अपनी बात को उठाए जा रहा था, आप क्यों मेरे को बाहर जाने के लिए बोला, आप पटका पहन के भाजपा का नेतागिरी दिखाने आई हैं, तो ये वो उस कारण से उसका 20 मिनट डिले हुआ ट्रीटमेंट का। हम्म। और फिर मैंने ही हार मान के मैं बाहर आ गई। मैं बोली कि ठीक है, आप भी, मैं भी बाहर जाती हूँ, आप भी बाहर आओ और इसका ट्रीटमेंट शुरू करने दो। फिर तो ये घटना थी जी। और एक दो घंटे में तो मुख्यमंत्री जी का भी उस पे एक वीडियो जारी हो जी गया जी था कि जी जी प्रशासन ने बोल दिया था कि इसका जी पूरे जो भी खर्चा है उसका हम वहन जी करेंगे, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने शायद उनसे फोन पे भी बात की थी, जी। बहन जी से। तुरंत ही श्री राजीव शर्मा जी को भी इंफॉर्मेशन गया होगा, तो वो भी संज्ञान लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उस जगह तो कार्यकर्ता थे फिर वो सारे लोग पहुंचे। घटनाएं तो उसके घर में, हमारे घर का एक छोटे से आयोजन होता है उसमें भी घटना हो जाती उसमें है। भी हो जाती अब है। वो अगर किसी गाड़ी के पहिए से हुआ तो क्या उस गाड़ी वाले की कंपनी पे हम क्लेम करने लग जाएं इससे हुआ है? घटनाएं कहाँ नहीं होती है, घर के छोटे से आयोजन में घटना हो जाती है। जी। पर यह है कि उस घटना के बाद हमने उसको क्या, कैसे हैंडल किया, वो एक मैटर करता है। हमने नहीं, उसको एक छोड़ तो नहीं परिवार दिया। की तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी तरह खड़ी रही रात भर।
और तुरंत मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया और फोन पे उनको आश्वासन भी दिया कि जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा होगा या जो भी आपका नुकसान होगा उसकी पूर्ति हम करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सिर्फ आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। और उसके बाद फिर प्रशासन के माध्यम से ही उसकी ट्रीटमेंट भी चलती रही। एक दो बार तो हमने भी अपने तरफ से जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था वो हमने भी करवाया, थोड़ा बहुत राजीव शर्मा जी ने भी करवाया और प्रशासन के माध्यम से उनकी पूरी देखभाल हो रही है। अभी और पूरी उनका स्वास्थ्य कैसा है? अभी पूर्णतः ठीक है? वह स्वस्थ हो चुकी हैं। फ्रैक्चर, माइनर फ्रैक्चर दो माइनर तीन पीस फ्रैक्चर था। थी, तो उसको पूरा प्रोवाइड कर, शूज वगैरह सब कुछ वो उनको प्रोवाइड कराया गया और अब बिल्कुल फिर ठीक है। बहुत अच्छा। अच्छा लगता है कि हम एक मुख्यमंत्री जी का रोड शो आयोजन छोटा नहीं है, उसको छोड़ के एक महिला कार्यकर्ता के लिए जो हमारे साथ आई है, हम उस पूरी जिम्मेदारी के साथ उसके साथ आप खड़ी रही, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अभी शिवालिक नगर पालिका चुनाव संपन्न, आपकी सरकार बन गई, जी राजीव शर्मा जी पुनः अध्यक्ष बन गए। जी। आप किस अभी दायित्व पे हैं? उसके बाद आपका दायित्व क्या है रहा इस चुनावी कार्यक्रम के दौरान? इस चुनाव, नगर निकाय के चुनाव में मेरा चुनाव चुनाव प्रबंधन समिति में मैं थी और नगर निगम हरिद्वार से भी मुझे वार्ड नंबर 9 से प्रभारी बनाया गया था। अरे तो मेरी जिम्मेदारी दो जगह बट गई थी, हम्म। एक तो नगर पालिका क्षेत्र में और दूसरा नगर निगम क्षेत्र हाँ, में। तो वहां पे भी तो तो महिला शक्ति थी ना, वहां पे मेयर के लिए हमारी जी किरण जसल जी महिला शक्ति थी, तो आपका जी वहां जी भी 9 नंबर वार्ड से भी आपको दायित्व मिल गया, जी तो जी आपका दायित्व वैसे भी बढ़ गया जी जी। और फिर तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है एक महिला प्रत्याशी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों जिम्मेदारियां मैंने बखूबी निभाई है और उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी मुझे शक्ति केंद्र संयोजक बनाया गया था यहाँ शिवालिक नगर का, तो उसमें भी मैंने काफी अच्छी जिम्मेदारी निभाई, हर बूथों पे जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के डोर टू डोर करके सारे लोगों को कन्विंस करना। और लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, नगर पालिका चुनाव, नगर निकाय का चुनाव का भी रिजल्ट काफी बहुत ही अच्छा बहुत रहा है, बढ़िया रहा। तो जी बड़ी भव्यता के साथ हमने दोनों सीटें जीती जी और जी वापसी की। बिल्कुल। उसके बाद वापस आपके संगठन पे आते हैं। जी जी। संगठन से कौन कौन जुड़े हुए हैं आपके संगठन पद अधिकारियों का? अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं नाम जानना चाहूंगा। जरूर, मैं बताना भी चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे संगठन से जो भी ट्रस्ट में हैं वो सारे इक्वल, जितने भी पद हैं सब इक्वल। हम तो पद का कोई मतलब ही नहीं मानते, सब इक्वल हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो हमारे मार्गदर्शक कह सकते हैं, सलाहकार हैं कह सकते हैं, बड़ा भाई कह सकते हैं, वो हमारे श्री तरुण शुक्ला जी हैं, जो कि समय समय पर एनी टाइम हमारे साथ रहते हैं। हमें क्या करना है, कैसे इसको ट्रस्ट को आगे बढ़ाना है, आज की ये क्या योजना है, आगे की क्या योजना है, वो सारी चीज मुझे हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं बहुत 24 बहुत बहुत घंटे। अच्छे। और दूसरे हमारी सुधा राठौर जी हैं, जो बड़ी बहन के रूप में है, अभिभावक के रूप में है, और एक परछाई कह सकते हैं कि परछाई के रूप में हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं। और हमारे मनोज द्विवेदी जी हैं, जो ट्रस्ट में तो वैसे उपाधि को अगर रखते हैं आगे तो उपाध्यक्ष हैं, श्री ब्रिजभूषण तिवारी जी उपाध्यक्ष हैं, और कोषाध्यक्ष सुधा राठौर जी हैं, सचिव तरुण शुक्ला जी हैं, और सह सचिव अर्चना झा जी हैं, और सह कोषाध्यक्ष संगीता बंसल है। तो ये हमारी सारी रीढ़ है जिसके आधार पे हमारी ये ट्रस्ट चलती है। बहुत अच्छी बात है। एक तो जी सबसे अच्छी बात आपकी मुझे क्या लगी है मैडम, आप स्वीकार करती है चीजों को, कि जैसे आपने पहले राजनीतिक गुरु बोले, तो आपने अभी एक मैडम के लिए शब्द इस्तेमाल किया परछाई, ये छोटी बात नहीं है। आप जब अपने संगठन के साथियों को उस भाव से और उस अधिकार से उनको अधिकार देते हैं संगठन में, तो इस संगठन अपने आप में कहीं विशिष्ट अलग ही स्तर पे चला जाता है, कि वो एक भाव आ ही जाता है कि ये मेरा संगठन है। जी तो वो भाव हर अध्यक्ष को अपने संगठन को देना चाहिए, कि ये हर कोई बोल सके कि मेरा संगठन है। जब हम इस भाव से काम करते हैं कि ये मेरा है, मेरा परिवार है, मेरा संगठन है, तो उसके जो परिणाम है वो भी अलग ही जाते हैं। जी बिल्कुल। ये तो संगठन है, किसी भी, जैसे हम बात करते हैं, मैं
पूर्व में व्यवसायी भी रहा हूँ, अभी भी मैं व्यवसायी भी हूँ। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उस भाव से काम करते हैं। हम्म। अगर हम सोचते हैं कि मैं तो नौकरी करने जा रहा हूँ, सुबह जाऊंगा हम्म। शाम को आऊंगा, तो ये वो नौकरी वाले फील आता है। जब हम उसे अपना मान लेते हैं, किसी भी चीज को अपना मानने के बाद उसके दुख दर्द तकलीफ उस सब से भी हम जुड़ जाते हैं। जी। तो आपके साथ जो आपकी टीम जुड़ी हुई है, वो टीम ही आपका साहस है। बिल्कुल। टीम ही आपका साहस है। जी। तो आगे के ट्रस्ट की मैं थोड़ी योजनाएं जानना चाहूंगा। अब एक मेरी जानकारी में आया, तरुण जी का मुझे भी मैसेज आया था कि अपना एक कार्यक्रम भी है, एनुअल फंक्शन एक हम्म। आयोजित होने वाला है। कितने वर्ष हो गए संस्था के, तो किस किस उपलक्ष्य में आप, और कैसा ये आयोजन है, उसके बारे में थोड़ा सा आप मैं जानना चाहूंगा। जी। 8 मार्च 2023 को संकल्प सेवा परमो धर्म का की स्थापना हुई थी, और अब 1 साल होने को चले हैं। और ये स्थापना हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही किया था। उस पे हमने मंच पे महिलाओं को सम्मानित किए थे। काफ़ी हमारे हरिद्वार में जो भी ऑफिसर ग्रेड की महिलाएं थी, प्रशासन से कुछ थी, कि कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट से, कुछ ड्रग्स इंस्पेक्टर आरटीओ से, तो ऐसी महिला शक्ति को हमने मंच पे सम्मानित किया था। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मदन कौशिक जी, हरिद्वार विधायक, रहे थे। तो काफी अच्छा फंक्शन था ओपनिंग का। और ठीक उसी तरह इस बार भी, उससे चूंकि आज हमारे ट्रस्ट से काफी ज्यादा संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, हमारा परिवार बहुत बड़ा हो चुका बड़ा है। हो चुका है। जी, तो हमने कार्यक्रम भी इस बार बड़ा रखा है, भव्य रखा है। तो चूंकि संडे पड़ता है 9 मार्च, और सैटरडे में काफी प्रशासनिक अधिकारी भी बिजी रहते हैं, सरकारी वर्ग, और बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम भी सबसे चल बड़ी बात यह है कि बच्चों का एग्जाम चल रहा है। तो हमने इसलिए ये कार्यक्रम 9 मार्च 2025 को श्री अवधूत मंडल आश्रम में रखे हैं, जिसमें कि काफी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित रहेंगी। और ठीक उसी तरह पिछले साल की तरह हम मंच पे फिर से हम अपनी मातृशक्तियों को सम्मानित करेंगे। सम्मानित करेंगे। जी। तो इस बार दूसरा आयोजन है, और संस्था इतना ज्यादा पुरानी भी नहीं है, पर आपके विजन को देखते हुए आप जिस हिसाब से संस्था को लेके चल रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले सालों में हरिद्वार में संकल्प सेवा परमो धर्म एक अपना अलग पहचान और अपना मुकाम बना लेगी। जी। क्योंकि किसी भी चीज के लिए जो नेतृत्व है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लीडर कौन है वो इम्पोर्टेंट है, कि आप कैसे चीजों को संग्रहित करती है और कैसे एक समन्वय बैठा के उस दिशा में आप आगे लेके जा रहे हो। और साथ में पार्टी भी, एमएसएमई का भी बीच में नाम आया था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। वहाँ वो क्या है? जी। एमएसएमई एक गिफ्ट के रूप में मुझे पद मिला है। गिफ्ट के रूप में कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मेरे आराध्य हैं श्री स्वामी संतोषानंद महाराज जी, जो महामंडलेश्वर हैं, श्री अवधूत मंडल प्राचीन हीरादास हनुमान मंदिर के। तो मेरे चूंकि आराध्य हैं, मैं उनके सानिध्य में ही सारे कार्यक्रम करवाती हूँ, और संकल्प के वो संरक्षक भी हैं। अरे वाह। जी। तो 27 जून 2024, 27 जून मेरा जन्मदिन होता है। जी जी। तो उस अवसर पर हमारी टीम ने, संकल्प टीम ने एक प्रोग्राम रखा कि हम अपनी अध्यक्षा का जन्मदिन मनाएंगे। तो मैं बोली कि ठीक है, हम महाराज जी के आश्रम में ही मना लेते हैं, उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा और आप लोग की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तो मैंने अपनी इच्छा महाराज जी से रखी, तो वो बहुत उत्साहित हुए, बोले नहीं नहीं, आज यहीं पे मनाना है। मतलब बार बार वो फोर्स कर रहे थे कि नहीं, आपका जन्मदिन यही आश्रम में ही मनाना है। आश्रम में, हाँ। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि शिवालिक नगर में मनाइए कहीं पे, यहाँ पे नजदीक पड़ेगा हम लोगों को। तो लेकिन उनका 4 बार कॉल आया हमारे महाराज जी का कि यहीं पे मना रहे हैं ना, यहीं पे। तो मैंने कहा जी महाराज जी, आपका आदेश का पालन ही होगा, हम वहीं पे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब मुझे पता नहीं था कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो एमएसएमई उत्तराखंड के अध्यक्ष स्वामी बालक दास जी हैं। तो उन्होंने कभी बात की होगी मेरे बारे में कि रंजीता जी को बनाना है इसमें, कुछ पद देना है।
तो इसलिए वो बार बार वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि आपको तो यहाँ पे आना है, आपके जो गुरु थे वो आपको उपहार देना चाहते थे, ये उपहार जन्म देना दिवस चाहते का थे उपहार जन्म। है ये। वो मुझे पता नहीं था। फिर जन्मदिन का जब प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया, छोटा सा ही था, तो उसके बाद स्वामी जी ने मुझे वो लेटर पकड़ाई, हम्म, अपॉइंटमेंट लेटर। हम्म, तो मैं खोल के देखी तो उसमें डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड एमएसएमई। तो मुझे सच में मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा कि ये हमारे महाराज जी ने अनएक्सपेक्टेड था, कितना बढ़िया, अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और बाकी सारे हमारे टीम को भी इतनी खुशी हुई, वो भी खुशी से मतलब रो ही पड़े एक तरह से। बहुत बहुत जी। बहुत अच्छा, जी। मतलब भावुकता भरा क्षण रहा होगा, इसमें जी। कोई दो जी। राय जी। नहीं है। पर ये सब हो पाया आपके प्रयासों, आपके निश्चल प्रयासों की वजह से। अगर आपने जो भावना के साथ आपने जो कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं जब हम जनमानस के कल्याण के लिए पूरे भाव से कार्य करते हैं, तो प्रकृति भी उसमें फिर हमें योगदान देती है। आपने जब संकल्प की स्थापना की तो आप महिला शक्ति, संत समाज, सबको साथ में लेके चले। जी। तो वो उन सभी का आशीर्वाद है जी। कि उन सभी के आशीर्वाद से आप संगठन तो का स्तर तो हरिद्वार में बढ़ ही रहा है। और उसमें मुझे कहीं से कहीं तक संशय नहीं है कि आने वाले सालों में हम संकल्प संस्था को एक अलग ही मुकाम पर देखेंगे। पर मुझे इस बात से भी कोई संशय नहीं है कि आने वाले समय में आपके पास भी दायित्वों का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि दायित्व उन्हीं को मिलते हैं जिनमें सहने की और उनको संभालने की शक्ति होती है। तो और भी दायित्व आपको मिलेंगे, बहुत सारा काम आपको करना है, और आपके अंदर उतनी सामर्थ्य है, ये तो फैक्ट है। और धन्यवाद। सबसे अच्छी बात यही है कि आप जो आपके अंदर गिवन की धारणा है ना, अब जिसका है आप उसको देते हो। मतलब बहुत मुश्किल होता है जब हम एक मुकाम पे बढ़ रहे होते हैं, तो अपने पीछे वाले का नाम लेना थोड़ा मुश्किल होता है। जो साथ में अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जब हम्म। कोई भी संगठन बन रहा होता है ना, तो 4 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं। और हम्म। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जो साथ वाले हैं वो पीछे की तरफ जाते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, अध्यक्षा या अध्यक्ष तो बैठे हैं हम्म। फ्रंट रो में, और वो बैठेंगे पीछे, तो वो एक पतन का कारण बन जाता है। पर मैं आपके अंदर वो भाव देख पा रहा हूँ कि आप इनको साथ में लेके चलेंगे, और बहुत ही उन्नति और तरक्की और प्रगति, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि हर क्षेत्र में जो आपकी योग्यता है वो निखर के आएगी। इसमें कहीं से कहीं तक भी कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं एक चीज मैं भूल गई थी, वो मैं बीच में आपको बताना चाहूंगी कि संकल्प, आपने भी शायद आपने ये पूछा नहीं कि संकल्प की स्थापना कैसे हुई, संकल्प का विचार कहाँ से आया। तो उसी क्रम में मैं बताना हम्म, चाहूंगी कि संकल्प का विचार कहाँ से आया। 2022 में हमारे पूर्वांचल का एक छठ पूजा का भव्य कलश यात्रा निकलती है। तो वो उस कलश यात्रा में मैं संगीता सिंह से मिली, जो कोटद्वार से आई हुई थी। तो वो मेरे से काफी प्रभावित हुई, मेरे से बात करके काफी प्रभावित हुई, और वो नमो नमो मोर्चा की अध्यक्ष थी उत्तराखंड की। हम्म, नमो नमो मोर्चा भारत भी एक संगठन है। तो वो प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि आपको हम हरिद्वार से उपाध्यक्ष पद देते हैं, आप इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चूंकि मैं भी उनसे काफी प्रभावित हुई थी, काफी हम्म, बहुत अच्छा मृदुभाषी और बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, हम्म, तो मैं उनको मना नहीं कर पाई। मैं बोली कि हाँ ठीक है दीदी, हम कर लेंगे। फिर नमो नमो मोर्चा भारत को मैं काफी आगे तक ले गई, और उसके बाद मेरे काम को देखते हुए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय हटवार जी थे, उन्होंने मुझे महिला मोर्चा की यहाँ की अध्यक्ष बना दी है, हरिद्वार की। हम्म। तो कुछ लोग, आपको पता ही है कि हर क्षेत्र में जो है हमारे शुभचिंतक भी होते हैं और कुछ टांग खींचने वाले भी अच्छी होते फसल हैं। के बीच में जी जी खरपतवार जी। तो होती ही है। खरपतवार होती है। तो इससे रुष्ट होकर के कि एकदम से मुझे कैसे 2 महीने में हम्म, अध्यक्ष बना दिया गया, तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। और मेरे अंदर ये भावना रहती है कि मैं जहां भी जाऊं, मेरी टीम वहां जाए, और जितना सम्मान मुझे मिले उससे ज्यादा सम्मान मेरे टीम को मेरी मिले, टीम को भी। मेरे महिला टीम जो भी मेरे साथ में चलती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको अध्यक्षता तो दे देंगे, लेकिन जो आपकी टीम है उसको हम नहीं कुछ पद दे पाएंगे, हम दूसरी टीम को देंगे पद। तो फिर मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि हमारे साथ मेरी बहनें हमेशा साथ रहती हैं। तो हम्म, मैं उस अध्यक्ष पद को
छोड़ दिया। जी जी, मैंने रिजाइन दे दी कि मुझे नहीं चाहिए अध्यक्ष पद। हम्म, फिर हमारे संरक्षक नमो नमो मोर्चा के विकास तिवारी जी जो जिला उपाध्यक्ष भी हैं भाजपा से, तो वो थे। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी सी बात है। तो बोले तो आप ऐसा करो रंजीता जी बहन, आप अपनी संस्था शुरू करो, ठीक है, आप में वो काबिलियत है, आप अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने आप को, तो आप इन चीजों को छोड़िए, आप अपनी संस्था बनाइए। तो एक तरह से जो हमारे संकल्प के मार्गदर्शक हैं वो हमारे विकास भाई जी विकास हैं, तिवारी। उन्हीं के मार्गदर्शन से ये संकल्प टीम संकल्प ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। नहीं, विकास तिवारी जी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, आदरणीय है। और मतलब उनका भी भारतीय जनता पार्टी में तो एक योगदान है ही, पर ये संकल्प का जी वहां से संकल्प आया। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। हमने जो ये नाम भी रखा संकल्प सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म में ही सब कुछ निहित है। हम्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हमारे जो संस्कार हैं वो सेवा का संस्कार होना चाहिए। धर्म के आधार पे तो आप लोगों को बांट देते हैं, जाति हो गई, लिंग हो गया, पशु हो गया हाँ और हाँ। मानव हो गया, ऐसी हम्म, चीजों, लेकिन सेवा में वो सारी चीज निहित सेवा है। तो निस्वार्थ भाव से और किसी निस्वार्थ के, भाव से और आप सेवा किसी के हम ये लिए भी। सोच के भी नहीं करते हैं कि जी। कौन, अगर हमने कुछ भोजन की सेवा की या वस्त्र की सेवा, हम उससे पहले से कुछ पूछते भी नहीं हैं उससे, क्योंकि जी सेवा तो निस्वार्थ भाव से ही की निस्वार्थ जाती है। भाव से होती है। उसमें आप गौ सेवा करें, मानव सेवा करें, वृक्षारोपण करें, वो हर मतलब किसी ना किसी रूप से आप सेवा भाव से जुड़े हैं। इसलिए सेवा परमो धर्म सेवा का परमो, संकल्प लिया हमने। तो सेवा सब। संकल्प सेवा परमो धर्म। वो जी मुझे किसी की देखो दो लाइनें याद है कि संकल्प कोई भी अल्प नहीं होता, जी संकल्प कोई भी अल्प नहीं होता, और जीतना ही नियति है, क्योंकि जी, जीत का कोई विकल्प नहीं विकल्प है। नहीं होता। तो जीत के संकल्प के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। सेवा भी है, धर्म भी है, भाव भी है, भावना भी है, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, और बहुत अच्छे मनोभाव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आपका संकल्प आगे बढ़ता रहे, और आपका जनहित के कार्य निरंतरता जी के साथ जारी रहे। जी जी। बहुत अच्छा। अध्यात्म की तरफ भी हमारे गुरु महाराज का बहुत आशीर्वाद मिला है। और ये आशीर्वाद कैसे मिला है मैं वो भी बताना चाहूंगी आपको कि 2024 के शुरुआत में एक योजना बनाई गई पूर्वांचल वासियों के द्वारा। एक राम कथा का भव्य आयोजन होना था। वो डॉक्टर श्री रामविलास दास वेदांती जी हैं, यूपी के सांसद भी रह चुके हैं। तो वहां से मेरे पास एक निमंत्रण आया कि आपको जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। तो चूंकि उस टाइम लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा था, पार्टी का काफी काम का लोड था, तो मैंने उसको अवॉइड की। मैं बोली कि अभी देखते हैं, आप लोग योजना बनाइए, बीच में अगर ये चुनाव का खत्म हो जाता है ड्यूटी, उसके बाद में देखूंगी। फिर वो लोग अपने अनुसार मीटिंग वीटिंग करते रहे। तो हमारे पूर्वांचल उत्थान संस्था के अध्यक्ष हैं श्री आशुतोष पांडे जी, उन्होंने कहा कि हम आपका वेट करेंगे, जब तक आप नहीं आएंगी ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। अरे ठीक है। तो उनके इस तरह के वचन से मैं बिल्कुल मजबूर हो गई कि नहीं, अब तो मुझे इस कार्यक्रम को देखना ही पड़ेगा। फिर मैं आई, मीटिंग की, मैं बोली 19 अप्रैल को हमारा चुनाव था। मैं बोली कि 20 अप्रैल से भैया मैं आश्वस्त करती हूँ आपको, 20 अप्रैल से मैं इस कार्यक्रम को देखूंगी। तो उसमें एक भव्य कलश यात्रा होनी थी 5 जून को, जिसमें कि 5100 महिलाओं की कलश यात्रा थी। तो मीटिंग के दौरान 20 अप्रैल के बाद जब मीटिंग हुई पहली बार, तो उसमें मेरे जैसे ही और भी समाज की महिलाओं को बुलाया गया था। उनको भी आगे संयोजक सह संयोजक का डिसाइड करना था कि किससे बनाया जाए। तो शिवालिक नगर मंदिर के सचिव हैं श्री शशि भूषण पांडे जी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप संयोजक रंजीता जी को बनाइए। तो कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया कि रंजीता जी की इतनी अप्रोच नहीं है, अभी नहीं है, और 5100 महिलाओं को इकट्ठा करना कोई खेल नहीं है, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, और आप सोच समझ के ये निर्णय लीजिए। तो हमारे अध्यक्ष जी आशुतोष पांडे जी ने बोला कि नहीं, हम निर्णय ले चुके हैं,
उन्हें बिल्कुल सटीक लाइन में कहा, हमने निर्णय ले चुके हैं। उनका रंजीता जी, कॉन्फिडेंस था आप पे, उनका जी, कॉन्फिडेंस था। रंजीता जी ही संयोजक रहेंगी और वो अपने अनुसार टीम तैयार करेंगे। तो इन सभी का विश्वास देख करके, मेरे प्रति भावना को देख करके मैं ये बीड़ा उठाई और जगह जगह जाके हर क्षेत्रों में अपनी टीम बनाए। और मुझे खुद विश्वास नहीं था, और जब मैं जाती थी आमंत्रित करने के लिए कार्ड लेकर के भव्य कलश यात्रा के जो भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, तो वो कहते थे असंभव है। एक तो आपके जून महीना का इतना टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई रहता है। उसमें 5100 का आज तक का हरिद्वार का रिकॉर्ड ही नहीं है। 2300 से ऊपर एक लास्ट रिकॉर्ड है 2300 महिलाओं का कलश यात्रा का। तो ये नहीं हो पाएगा मैडम, आप बेवजह प्रयास कर रही हैं। मैं बोली कि देखते हैं, अब जितना भी इकट्ठी हो जाए। और भैया आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद आपको पता भी होगा कि 5 जून को जब मतलब गंगा घाट पे हमने व्यवस्था करी थी, ऋषिकुल आश्रम के गंगा घाट पे इकट्ठा होने की, और वहां से प्रेमनगर आश्रम तक हमारी कलश यात्रा थी। तो वो महिलाओं का जो तांता चला वो थमने का नाम ही नहीं लिया 10 बजे तक। हमारे खुद स्वामी राम विलास वेदांती जी का, जिनका आगे रथ जाना था और महिलाओं को आगे रहना था और उनके पीछे उनका रथ स्वामी जी का रथ रहना था यात्रा में, स्वामी जी का। तो वो जैसे ही यात्रा शुरू हुई, वो इंतजार करने लगे कि महिलाओं का जाना आगे चले जाएं, फिर हमारी रथ चले। लेकिन उन्होंने अपने कथा में कई बार, कम से कम 10 बार भी इस बात की चर्चा की कि मैं इंतजार करता रहा कि महिला कब खत्म हो और मेरी रथ चले। लेकिन जब वो मैं अंततः हार गया, मैं 2 घंटे तक, तो फिर मैंने कहा रथ वाले को, चलो आगे बढ़ो भैया, ये रुकने वाली नहीं है। तो आईएलयू का रिपोर्ट था, हमारी 6100 महिलाएं उसमें प्रतिभाग की थी। बहुत यानी कि 5100 से वो 6100 पे पहुंच गई थी। वही है ना, समर्पण भाव से अगर कोई कार्य किया गया, तो आपने मन से, आप जो भी काम करते हो मन से करते हो। जी, जी। ये एक फैक्ट है कि आप उसमें पूरा और अपना सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं मेरे पे विश्वास करती है, ये मेरे लिए सबसे बड़े इम्पोर्टेंट, और मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मेरी बात पे मेरी बहनें आ जाती है। ये सबसे गर्व का विषय है मेरे लिए। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई पद चाहिए ना कुछ, बस उनका एक विश्वास चाहिए मुझे, जो मुझे मिला है, और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा मैम, आपसे बात करके बहुत ही बढ़िया लगा। और आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें, और ये पॉडकास्ट मैं तो चाहूंगा कि महिलाओं को अवश्य सुनना चाहिए, जो ये सोचती है कि बस एक घर चूल्हा इतना ही काफी है। एक महिला है जो मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ में कर सकती है, और आप उन सब के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बनोगे। आपकी प्रेरणा से और आपके पॉडकास्ट से, हमारे इस आज के संवाद से बहुत सारी महिलाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संवाद में आने के लिए। धन्यवाद के साथ मैं 9 मार्च 2025 को श्री अवधूत मंडल आश्रम में सारी बहनों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। और बहुत कुछ विशेष भी उस मंच पे होने वाला है, जैसे कि सेल्फ डिफेंस, महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस का भी एक छोटा सा हम वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, तो उनको वो देखना चाहिए। और महिलाओं के लिए हम रोजगार भी एक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम अपने संकल्प ट्रस्ट के माध्यम से हम संकल्प सत्तू का अपना फूड प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो हम हेल्दी फूड्स बनाने का, जिससे कि हमारा समाज स्वस्थ रह पाए, ऐसे हेल्दी फूड्स जैसे हमारे सत्तू हो गए, मखाने हो गए, अलसी हो गए और कॉर्न हो गए, तो ऐसे हेल्दी फूड्स हम तैयार करने वाले हैं संकल्प के माध्यम से, और महिलाओं को हम रोजगार भी देने बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी आग्रह और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभ उठा सके। और आपके सफल आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 9 मार्च को मेरी टीम और हमारी सत्या फाउंडेशन की पूरी टीम की भी उपस्थिति आपके साथ रहेगी 9 मार्च के कार्यक्रम में, बिल्कुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इस संवाद के लिए मुझे आमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जनता का। नमस्ते भारत, मिलते हैं फिर अगले संवाद में।